नमस्कार। जैसा कि आज सभी को विदित है, आज गुरु पूर्णिमा है। तो गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और कहीं न कहीं गुरु का हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। एक गुरु ही हमें एक सच्चा और एक अच्छा मार्गदर्शन देते हैं, जिससे हम जीवन की कहीं सफलताओं तक पहुंचते हैं। तो आज के दिन मैं और मेरे उन सभी गुरुओं को नमन, जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। और सर्वप्रथम मैं और मेरी प्रथम जो गुरु मेरी माँ, मेरी माताश्री, जिन्होंने मुझे सही और सच्चा मार्गदर्शन दिया, और उन्हीं के ही आशीर्वाद से मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो पुनः गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। इसी के साथ हम अध्ययन कर रहे थे कि राजस्थान के भौतिक प्रदेश, और राजस्थान के भौतिक प्रदेशों में राजस्थान के भौतिक प्रदेश 4 भागों में बांट रखे। कितने भागों में बांट रखे हैं? 4 भागों में। और 4 भागों में तो सर्वप्रथम पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, सेकंड मध्य अरावली प्रदेश, थर्ड पठारी भाग और पूर्वी मैदानी प्रदेश। इन चारों का अध्ययन हम करेंगे। उससे पहले मैंने कुछ सामान्य जानकारी दी थी राजस्थान के भौतिक प्रदेशों में। इसी के साथ राजस्थान के भौतिक प्रदेशों की अगर हम बात करें उत्पत्ति के आधार पर, कालखंड के आधार पर राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को 4 भागों में बांट रखा है, परंतु उत्पत्ति और कालखंड के आधार पर स्टेप बाय बता रखा है। तो सबसे जो प्राचीन और सबसे पहला अगर हम भौतिक प्रदेश की बात करेंगे तो वो होगा मध्य अरावली प्रदेश। कौन सा होगा? मध्य अरावली प्रदेश। और सेकंड की बात करें तो हम सेकंड नंबर पर आएगा दक्षिण पूर्वी पठारी भाग या हाड़ौती प्रदेश। इसी के साथ तीसरे नंबर पर आएगा पूर्वी मैदानी प्रदेश। और चौथे और अंतिम स्थान पर हम रखते हैं तो वो होगा हमारा पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। और हमने ये भी बात की थी कि पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश जो है 33 सागर के अवशेष है, और जो हमारा पूर्वी मैदानी प्रदेश है राजस्थान का, वह भी 33 सागर के अवशेष है। तो इसी के साथ 33 सागर के अवशेष होने के कारण भारत में या राजस्थान में जो अधिकांश ज़िले हैं वह खारे पानी की है। तो हम शुरू करते हैं। अब हम बात करते हैं पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का हम भाग फर्स्ट पढ़ेंगे, सेकंड वीडियो भी बाद में बात करेंगे। इसी के बाद इस पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को थार का मरुस्थल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? थार का मरुस्थल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? थार का मरुस्थल। और थार का मरुस्थल कहते हैं तो आपको पता होगा कि रेगिस्तान का जहाज किसे कहा जाता है? रेगिस्तान का जहाज। रेगिस्तान का जहाज। और रेगिस्तान का जहाज कहते हैं हम ऊंट को। किसको कहते हैं? ऊंट को। अब रेगिस्तान का जहाज ऊंट को तो कहते हैं, परंतु सबसे महत्वपूर्ण इसका जो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो महत्वपूर्ण प्रश्न है इसका कि इसको पशु संपदा की दृष्टि से, ऊंट को पशु संपदा की दृष्टि से राजस्थान का राज्य पशु घोषित कर रखा है। तो रेगिस्तान का जहाज, और रेगिस्तान का जहाज कौन सा है? ऊंट है। और रेगिस्तान का जहाज ऊंट है तो पशु संपदा की दृष्टि से राजस्थान को क्या किया गया? राजस्थान का राज्य पशु घोषित किया गया। और कब किया गया है? 30 जून 2014 को। कब किया गया? 30 जून 2014 को। अगर आपके सामने किसी एग्जाम में प्रश्न आ जाए तो क्वेश्चन हो कि पशु संपदा की दृष्टि से राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है, तो वो कौन सा होगा? ऊंट होगा। बाकी आपके दिमाग में तो ये भी होगा कि राज्य पशु कौन सा होगा? चिंकारा, है ना। तो हमें ये ध्यान रखना है
पशु संपदा की दृष्टि से राजस्थान का राज्य पशु कौन सा होगा? चिंकारा होगा। ठीक है, इसी के साथ तो समझ में आया। तो रेगिस्तान का जहाज ऊंट और पशु संपदा की दृष्टि से राजस्थान का राज्य पशु कौन सा होगा? ऊंट होगा। और पशु संपदा की दृष्टि से भी राज्य पशु ऊंट। और कब घोषित किया गया इसको? 30 जून 2014 को। ठीक है, आगे की हम बात करें तो वाल्मीकिकृत रामायण में इसे मरुकांतार कहा गया। क्या कहा गया? वाल्मीकिकृत रामायण में इसे क्या कहा गया? मरुकांतार। मतलब रामायण जो वाल्मीकिकृत रामायण लिखी गई है उनके अनुसार इसे क्या कहा गया? मरुकांतार। क्या कहा गया? मरुकांतार। इसी के साथ हम बात करेंगे अब इस क्षेत्रफल। अब हम बात करें भारत में, अगर क्षेत्रफल की बात करें भारत में, तो भारत में लगभग 62% क्षेत्रफल में ये फैला हुआ है। भारत में कितने? लगभग 62% क्षेत्रफल में फैला हुआ है। तो भारत में अगर ये मरुस्थलीय प्रदेश है तो हम राजस्थान की बात करेंगे तो सर्वाधिक जो क्षेत्रफल में फैला हुआ है पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश वो राजस्थान में फैला हुआ। और कितना? 61.11%। कितना? 61.11%। मात्र 0.89% जो कहाँ पर है? पंजाब, गुजरात, हरियाणा। तो हम बात कर सकते हैं भारत में कितना है? 0.89% कहाँ है? पंजाब और गुजरात में। ठीक है, तो कितना प्रतिशत? 61.11%। अब देखो इस क्षेत्रफल में अगर बात करें 61.11% अगर भारत में ये फैला हुआ है भारत में, अगर तो हम बात करें राजस्थान में अगर कितना है? 61.11%। तो यहाँ की हम बात करें जनसंख्या, तो हम बात करेंगे जनसंख्या। तो जनसंख्या कितनी निवास करती है यहाँ पर? लगभग 40% जनसंख्या राजस्थान की यहाँ पर निवास करती है। तो 40% जनसंख्या निवास करती है। तो हमारा पॉइंट क्या होगा? अगर हम बात करें विश्व का, विश्व की बात कर रहे हैं हम, विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या और जैव विविधता वाला क्षेत्र है। विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या और जैव विविधता वाला क्षेत्र है। अब देखो हम बात करें जैव विविधता की, तो यहाँ पर कई प्रकार के पशु, वनस्पति, कंटीली झाड़ियाँ यह पाई जाती है ना। जैव विविधता, कई प्रकार के पशु पाए जाते जो उस वहाँ के टेम्परेचर को क्या कर सके? सहन कर सके। तो यहाँ देखो अगर हम बात करें पशु और पक्षी की बात करें तो लगभग राजस्थान के जो राज्य पशु चिंकारा, राज्य पक्षी घोड़ावन और राज्य पुष्प रोहिड़ा, राज्य वृक्ष खेजड़ी, वो सारे इसी क्षेत्र में पाए जाएंगे। ये सारे कहाँ पाए जाएंगे? चिंकारा, घोड़ावन, इसके साथ अगर रोहिड़ा पुष्प और खेजड़ी वृक्ष, वह इस मरुस्थलीय क्षेत्र में ही पाए जाएंगे। और इसी वजह से अगर हम बात करें तो ईश्वरी, डॉक्टर ईश्वरी जो है भूगोलवेत्ता हैं, डॉक्टर ईश्वरी ने इस प्रदेश को रुक्ष प्रदेश कहा है। क्या कहा है? डॉक्टर ईश्वरी ने इसे रुक्ष प्रदेश कहा है। अब हम बात करते हैं सेकंड, थार का घड़ा। थार का घड़ा चांदल नलकूप, यहाँ पर एक नलकूप खुदवाया गया है और इसे कहते हैं थार का घड़ा। वहाँ के लोगों को पानी की प्यास बुझाता है और जलापूर्ति करता है, जैसे कौन सा है? चांदन नलकूप। और वो कहाँ पर है? जैसलमेर में। अब हम बात करते हैं यहाँ की मिट्टी, कौन सी? अगर हम बात करें मृदा की बात करें तो पहले से कहा था यहाँ पर अवशेष से 33 सागर के अवशेष हैं और 33 सागर के अवशेष हैं। तो यहाँ की जो सागर है तो यहाँ की मृदा कौन सी होगी? मृदा होगी रेतीली बलुई मृदा। कौन सी होगी? रेतीली बलुई मृदा। और इसका वैज्ञानिक नाम जो है एंटी सॉइल। अब देखो अब यहाँ पर एक और पॉइंट, अगर यहाँ पर हम बात करें रेतीली अगर बलुई मृदा है और रेतीली बलुई मृदा है तो इस क्षेत्र में सर्वाधिक जो बाजरा की फसल उगाई जाएगी। किसकी फसल उगाई जाएगी? बाजरा की फसल। क्या कही जाएगी? बाजरा की फसल सर्वाधिक उत्पादन होता है। बाजरा की फसल का क्या होता है? सर्वाधिक उत्पादन। अब बाजरे की फसल के सर्वाधिक उत्पादन होता है तो ये मान के चलो इस यहाँ के उपनाम इसको होगा सिरोजन। क्या कहते हैं इसको? सिरोजन भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? सिरोजन। अब यहाँ पर हम बात करें तो राजस्थान में सर्वाधिक बाजरा उत्पादन भी इसी क्षेत्र में होता है। और हम बात करें तो राजस्थान में बाजरा का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान में भी होता है। अगर विश्व की बात करें, विश्व में सर्वाधिक बाजरा का उत्पादन भारत में होता है, नंबर 1 पर आता है। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर एक है लाठी सीरीज। अब लाठी सीरीज जो है कहाँ पर है? वो जैसलमेर में। अब लाठी सीरीज जो है जैसलमेर में है, परंतु यहाँ की हम बात करें तो यहाँ पे सेवण घास के मैदान है। क्या हैं? सेवण घास के मैदान है। और सेवण घास के मैदान तो भूगर्भिक जलपट्टी, छोटी सी क्या है यहाँ पर? भूगर्भिक जलपट्टी और सेवण घास के मैदान है। तो यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर इस क्षेत्र में सेवण, धामण, करण,
अंजन और कई प्रकार की घास पाई जाती है जो वहाँ के पशुओं के लिए लाभदायक है। और इसी लाठी सीरीज के 7 घास के मैदान को थार का नकलिस्तान कहा जाता है। तो इसे हम इम्पोर्टेंट कर सकते हैं। तो थार का क्या कहेंगे इसको? थार का नकलिस्तान। और इस थार के मरुस्थल की बात करें, अब देखो यहाँ हमने बात की थी यहाँ की जो प्रमुख नदी है वो है लूणी नदी। नदी कौन सी है? लूणी नदी। तो यहाँ की प्रमुख नदी भी लूणी नदी है और लंबी नदी भी कह सकते हैं। यहाँ की पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश की लंबी नदी, वो लंबी नदी भी कौन सी होगी? लूणी। कौन सी होगी? लूणी नदी। तो लंबी नदी भी कौन सी होगी? लूणी नदी। अब देखो नदियों की बात आई, तो नदियों की बात करें तो यहाँ पर इस क्षेत्र में हम बात करें थार के मरुस्थल में प्राचीन काल में सरस्वती नदी बहती थी। तो प्राचीन काल में क्या होगा? प्राचीन काल में यहाँ पर सरस्वती नदी बहती थी। अब इसके स्थान पर, अब यहाँ पर यह है नहीं, तो प्राचीन काल की बात की थी। अब हम बात करते हैं इसके स्थान पर, इसके स्थान पर वर्तमान में घग्गर नदी बहती है। तो इसके स्थान पर वर्तमान में कौन सी नदी बहती है? घग्गर नदी बहती है। तो हम बात कर सकते हैं घग्गर नदी की बात करें तो घग्गर नदी जो है, हम बात करें तो राजस्थान की सबसे बड़ी अंतः प्रवाही नदी है। राजस्थान की क्या है? ये सबसे बड़ी अंतः प्रवाही नदी है। तो अब देखो थोड़ा सा बता देता हूँ भाई, फिर बाद में नदियों का जो हम टॉपिक पढ़ेंगे तब बताऊँगा आपको। राजस्थान की जो नदियों के बारे में हम बात करें तो 3 भागों में बांट रखा है। सबसे पहले हम बात करें अरब सागर में ले जाने वाली जल ले जाने वाली नदियाँ, बंगाल की खाड़ी में जल ले जाने वाली नदियाँ और अंतः प्रवाही नदी। तो अंतः प्रवाही नदी मतलब राजस्थान की सबसे बड़ी अंतः प्रवाही नदी है ये, ठीक है ना। और इसी के साथ हम राजस्थान के जितने भी भौतिक प्रदेश में से अगर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश से भाग 5 पढ़ा है, और भी जो भी टॉपिक है इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है नेक्स्ट सेकंड भाग में बात करेंगे। और आप सभी को जो ये वीडियो देख रहे हैं और आप जिनको भी वीडियो शेयर करेंगे उनको भी, और सबसे पहला काम, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसी के साथ आप जितना इस वीडियो को आगे से आगे बढ़ाएंगे उन बच्चों को भी फ़ायदा होगा और मैं भी प्रेरित होऊंगा कि हाँ और अच्छे से अच्छे वीडियो बना सकूं। यह वीडियो राजस्थान के हर कंपटीशन के लिए इम्पोर्टेंट है और ये टॉपिक भी राजस्थान के हर कंपटीशन के लिए इम्पोर्टेंट है। तो धन्यवाद। मैं आपको तहे दिल से आज गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं करता हूं और जीके विद MK सर और आपके लिए और भी मैं अच्छे वीडियो आपके लिए पेश करूंगा। और आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।